हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो का टॉपिक है ऑस्ट्रेलिया के स्टूडेंट वीज़े के। जैसा कि आप सबको मालूम होगा, जो बाहर जाना चाह रहे हैं या जिन्होंने अप्लाई करा हुआ है, कि आजकल ऑस्ट्रेलिया के जो स्टूडेंट वीज़ा जो है पिछले 1.5-2 सालों से जो है बहुत ज़्यादा जो है रिजेक्ट हो रहे हैं। दिसंबर से तो बिल्कुल ही नहीं लग रहे, 2023 के दिसंबर से ऑनवर्ड्स अगर हम देखें तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे। लेकिन ये भाई हमारे आए हैं 2-3 दिन पहले, संडे को आए हैं। ये मुआवजा है कि भाई पाकिस्तान से आजकल जो है वीज़े लग रहे हैं। मतलब ये तो मैंने पहले ही एक केस देखा है, क्योंकि मैं आजकल जब ग्रुप्स में देखता हूँ तो सबके वीज़े रिजेक्ट आ रहे होते हैं। तो मज़ीद हम बात करते हैं। अपना इंट्रो दीजिए आप। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम बताउर रहमान है और मैं सियालकोट से बिलोंग करता हूँ और मैं ऑस्ट्रेलिया पहुँचा हूँ लास्ट संडे को। अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 डेज़ हो गए। तो मैं यहाँ पर स्टूडेंट वीज़ा पे आया हूँ और मेरा जो वीज़ा है वो वोकेशनल सेक्टर पे लगा है, डिप्लोमा के ऊपर लगा है, एडवांस सिंपल डिप्लोमा एंड उसके बाद एडवांस डिप्लोमा लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। अपना एजुकेशन बैकग्राउंड बताओ कि तुमने क्या स्कूलिंग क्या पढ़ी है और फिर कॉलेज पढ़ा है, क्या पढ़ा है, इसके बारे में थोड़ा बताओ। मैंने वहाँ बीकन हाउस से अपना ओ लेवल्स किया था 2021 में, 3 साल का। फिर उसके बाद मैंने 2 साल ए लेवल्स किया है जो 2023 में मेरा ख़त्म हो गया था। और मेरे ग्रेड्स थे जो वो नॉर्मल थे, ना कि बहुत ज़्यादा हाई थे और ना मतलब एवरेज थे, मिडल वाले थे। तो मेरा साल का गैप भी था बीच में, तो गैप को क्लियर करने के लिए जॉब लेटर लगाना पड़ा। और इसी तरह बस ये कि काफ़ी टाइम लग गया मुझे भी करवाते करवाते, लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वीज़ा आ गया था। तो मतलब ऑस्ट्रेलिया ही तुमने क्यों सिलेक्ट करा? मतलब यूएस है, कनाडा है, यूरोप की साइड है, जर्मनी बहुत ज़्यादा फेमस है, वहाँ पे फ्री एजुकेशन है और लेकिन लैंग्वेज बैरियर है, तो ऑस्ट्रेलिया ही क्यों? मतलब क्या खास बात लगी ऑस्ट्रेलिया? अच्छा, तो पहले दूसरी कंट्रीज़ का ये है कि जर्मनी में जो मेन रीज़न थी ना जाने की वो था लैंग्वेज बैरियर। उसके लिए कोर्स करना पड़ना था 6 मंथ्स का, तो वो टाइम ज़्यादा हो जाना था काफ़ी। और उसके बाद कनाडा अप्लाई किया था, लेकिन बीच में कनाडा के भी वीज़ा बिल्कुल बंद हो गए थे, उधर कैप लग गया था। तो ऑस्ट्रेलिया मेन ये था कि ऑस्ट्रेलिया तो में कनाडा जैसे तुम्हारा रिजेक्ट है या मतलब तुमने बीच में छोड़ दिया? नहीं, वो मैंने बीच में छोड़ दिया था, उसका मैंने वीज़ा फाइल किया ही नहीं था, वो ओके। बीच में छोड़ दिया था। तो ऑस्ट्रेलिया का यही था कि ऑस्ट्रेलिया में जैसे कि एजुकेशन तो अच्छी है ही, उसके साथ यहाँ कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जो पीआर के साथ रिलेटेड होते हैं, तो उसमें ये आपको तो तुम आगे। कौन से कोर्स में आओ तुम? मैं आया हूँ डिप्लोमा के अंदर, डिप्लोमा ऑफ लीडरशिप एंड मैनेजमेंट 1 साल का, और उसके बाद एडवांस डिप्लोमा एंड ऑफ लीडरशिप एंड मैनेजमेंट 2 साल का मेरा कोर्स है। ठीक है। तो तुम्हारा सियालकोट में कंसल्टेंट कौन था? मतलब क्या था? मतलब ये बताओ कि कंसल्टेंट ने तुम्हें कैसे गाइड करा, परेशानी हुई नहीं हुई, या मतलब क्या बताओ कंसल्टेंट के बारे में बताओ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में आने के लिए आपको कंसल्टेंट मस्ट चाहिए होता है। अच्छा, तो सियालकोट में मैं गया था पहले 3 कंसल्टेंट्स के पास, तो उन्होंने मेरा काफ़ी टाइम वेस्ट किया। और उन्होंने मतलब महीने 2 बाद तो ये कह दिया था कि ऑस्ट्रेलिया आपका पॉसिबल ही नहीं है, आपका हो ही नहीं सकता, आपको ऑफर लेटर ही नहीं आएगा वहाँ से। अरे अरे अरे, तो वो ये इमिग्रेशन बन गई वो। इमिग्रेशन डायरेक्ट रिजेक्ट, अप्लाई से पहले ही रिजेक्ट कर दिया अप्लाई तुम्हें। से पहले रिजेक्ट, उन्होंने कहा कि कोई चांस ही नहीं है, अरे इससे अच्छा आपका यूके का बस होगा, उसके अलावा कहीं भी नहीं होगा। तो फिर मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था तो मेरे पास आए एडलिंक वाले, वो उनके ऑफिस हैं लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान। स्पेलिंग बताओ, अगर किसी को कोई पंजाब सियालकोट में देख रहा हो, स्पेलिंग बताओ कि क्या स्पेलिंग है उसकी। EDLINK, एडलिंक। इनके 2 ऑफिस ऑस्ट्रेलिया में भी है, एक मेलबर्न और एक पर्थ में भी है। तो इन्होंने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया है, इन्होंने मुझे बिल्कुल भी नहीं कहा कि आपका नहीं होगा। इन्होंने मुझे उसी टाइम कहा था कि आपका एडमिशन हो जाएगा और आपका आगे भी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। मैं कि किसी कंसल्टेंट को मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। ये बिल्कुल स्पॉन्सर्ड नहीं है। ये बिल्कुल जेन्युइन। इससे मैंने पूछा तो इसने उस कंसल्टेंट की तारीफ करी, और ये बिल्कुल जेन्युइन वीडियो है, स्पॉन्सर्ड नहीं है। Yes, तो उसके बाद ये हुआ कि मैंने अपना प्रोसेस स्टार्ट करवाया। उन्होंने मुझे कहा कि आप अपना हमें पीटी का रिजल्ट भेजें। ठीक है। ठीक है, मैंने रिजल्ट भेजा हम्म। और एग्जैक्ट 24 आवर्स बाद, पूरे एक दिन बाद मेरा ऑफर लेटर आ गया। तो तुमने पीटी क्यों करा? तुमने आइल्स क्यों नहीं करा? आइल्स मैंने इसलिए नहीं किया कि आइल्स का जो रिजल्ट है वो टाइम टेकिंग होता है, वो लेट आता है थोड़ा। यार कंप्यूटर बेस करो, 3 दिन में आ जाता है। कंप्यूटर बेस्ड तब नया नया लॉन्च हुआ था, उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं थी इतनी, कंप्यूटर बेस बहुत पुराना है। लेकिन मुझे उसका आइडिया नहीं था। अच्छा। तो पीटी का ये था कि वो आइल्स से अगर हम कंपेयर करें तो पीटी थोड़ा इजी है। उसकी पीटी कितने का आपको चल रहा है आजकल? उसकी क्या मतलब फीस क्या चल रही है? पीटी की जो फीस थी वो मैंने जब दिया था मैंने पे की थी विद टैक्स 70,000।
70,000। और 70,000। पीटी की तुमने प्रैक्टिस कैसे करी? कहीं कोचिंग लिया, ऑनलाइन लिया, क्या करा? मैंने पीटी की कोचिंग कहीं से भी नहीं थी ली। मैंने यूट्यूब से जस्ट एक वीडियो देखी उसको समझने के लिए। 20 मिनट्स की वीडियो थी, मैंने वो देखी। फिर उसके बाद मैंने उसकी एक एप्लीकेशन थी एपी यूनी नाम से ना, मैंने वो अपने मोबाइल पे डाउनलोड की और मैंने वहाँ पेपर प्रैक्टिस की समझने के बाद। तो तुमने मोबाइल में प्रैक्टिस करी, लैपटॉप में किस तरह करी? मैंने मोबाइल पे की, और जब मेरा टेस्ट था उससे एक दिन पहले बस मैंने लैपटॉप पे भी चेक किया, क्योंकि वो भी ज़रूरी था। तो लैपटॉप में ये था कि मोबाइल से थोड़ा डिफ़िकल्ट आया था लैपटॉप पे, और वहाँ से मैंने एक दिन प्रैक्टिस की और अगले दिन मेरा टेस्ट था वो मैं देने चला तो गया। एपी यूनी में तुम्हारे स्कोर क्या आ रहे थे और एक्चुअल रिजल्ट में तुम्हारा क्या आया? कितना डिफरेंस आया इसमें? एपी यूनी में मेरे स्कोर आ रहे थे 75, 78, और मतलब 70 प्लस आ रहे थे। और जो मेरा एक्चुअल आया वो मेरा एक्चुअल 65 आया था। ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं तुम उनको क्या बोलोगे कि कौन से पार्ट में, जैसे रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग और लिसनिंग जो होता है, उसमें कौन सा पार्ट डिफिकल्ट है, किस पार्ट पे मेहनत करनी चाहिए? क्या टिप्स एंड ट्रिक क्या दोगे जो अप्लाई कर रहे हैं, जो इनका इन फ्यूचर जिनका पेपर है, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं? उनको टिप्स यही दूंगा कि ओवरऑल तो वो इजी है, लेकिन ना उसमें आपको ये है कि रीडिंग में और स्पीकिंग में थोड़ा सा होता है, क्योंकि वो आप कंप्यूटर में होता है, कंप्यूटर बहुत तेज़ बोल देता है। वो चीज़ आपने पीछे रिपीट करनी होती है। वो कुछ अब ऐसे होता है कि एक्सेंट उसका बहुत तेज़ होता है, आपको भूल भी जाता है उसी टाइम के हुआ क्या है। तो मैं यही कहूँगा कि जो आप स्पीकिंग है ना, आप उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करें। ऐप के अंदर ही आप हर तरह की उसकी जितने भी उसके पार्ट्स होते हैं रीडिंग के, वो सारे आप हर दिन करें ज़्यादा से ज़्यादा। और जो राइटिंग की टिप है वो तो मैंने इस तरह किया था कि जो मैंने वीडियो देखी थी ना, उसके अंदर उसने फॉर्मेट बताया था ऐसे का, वो Okay. फॉर्मेट मैंने लिख लिया अपने पास और उसको मैंने याद कर टेम्पलेट लिया। जिसे कहते हैं आसान यस, अल्फाज में। उसने बस कहा था कि ये आपने एग्जैक्ट वहाँ लिखना है, और बस जो टॉपिक का नाम है ना बीच वो में चेंज कर देना। वो ऐड करना है जो आपको पेपर में टॉपिक आएगा। और कुछ लाइंस उसने बताई थी कि यहाँ आपने ये लाइन पुट कर देनी है। तो वो मैंने पुट की, तो मेरा जो राइटिंग में है वो मेरा 70 आ गया था। मतलब तुम पूरा टेम्पलेट याद करके गए थे? मैं टेम्पलेट याद करके गया था और मैंने उसकी प्रैक्टिस काफ़ी की थी। टेम्पलेट मैंने एग्जैक्ट वही डाला, और बस जो उसने बताया हुआ टॉपिक था चेंज कि कर दिया बीच बीच में? टॉपिक चेंज कर दिया बीच बीच में। ठीक है। अभी तो मुझे ये बताओ, अभी तुम कल मुझे बता रहे थे कि तुम्हारे बहुत से लोगों का रिजेक्ट, दोस्तों का रिजेक्ट हुआ, कनाडा का रिजेक्ट हुआ या ऑस्ट्रेलिया का, वो मुझे थोड़ा सा बताओ। ऑस्ट्रेलिया का जैसे कि भाई ने आपको बताया है कि 1 साल 1.5 साल से वीज़े बंद है। तो मेरे दोस्त ने वीज़ा फाइल किया था जनवरी में, लास्ट जनवरी में। उसका एडमिशन हुआ था डेक्कन यूनिवर्सिटी में, और उसका 24 रिस्पॉन्स के जर्मनी में, मतलब इसी साल या 23 के? नहीं 23 के 23 के, मतलब 1 साल, 1.5 साल हो गया इस बात को। 1.5 साल। फिर उसका जो रिप्लाई था वो आया तकरीबन 5.5 महीने बाद वीज़ा का ना, और वो रिजेक्ट कर दिया था उन्होंने। हालांकि उसकी फीस वगैरह सारा कुछ कोई मतलब बीच में कोई मसला नहीं कोई था। मसला नहीं था, लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था वो। फिर एक दोस्त है उसने कनाडा का अप्लाई किया रिसेंटली, अभी महीने 2 पहले की बात है, तो उसका कनाडा से भी रिजेक्ट हो गया है। उन्होंने रीज़न ये दी कि कंट्री टाइज नहीं अच्छे आपके। ओके। तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारा कॉलेज कौन सा है, और तुमने ये कॉलेज खुद सेलेक्ट करा, कंसल्टेंट ने बोला, इसकी सिलेक्शन कैसे हुई? अच्छा, तो मेरा जो भी कॉलेज है वो है AIMT, ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, मेलबर्न के अंदर ही है। ठीक है। तो इसका ये था कि ये मैंने खुद चूज़ नहीं था किया, ये मेरे कंसल्टेंट ने ही चूज़ किया था मेरे लिए, और इधर से ही मेरा ऑफर लेटर आया था। ठीक है। तो तुम कॉलेज में क्यों आए? मतलब जैसे कि तुम्हें पता ही था दुनिया में हर जगह चल रहा है कि भाई कॉलेज के वीज़े नहीं आ रहे, यूनिवर्सिटी के वीज़े आ रहे हैं, तो तुमने ये हिम्मत कैसे दिखाई कि तुमने कैसे सोचा नहीं यार मुझे तो कॉलेज में अप्लाई करना, मेरा वीज़ा आएगा? मतलब जो तुम देख रहे हो सबके रिजेक्ट हो रहे हैं, कनाडा वाले का रिजेक्ट हो गया, डीकेन का रिजेक्ट हो गया, तो तुम्हारे अंदर हिम्मत कैसे आई? मतलब तुमने कुछ सोचा होगा ना कि यार मैं अपना पैसा, वक्त सब इन्वेस्ट कर रहा हूँ और मेरा आएगा, तो वो मोटिवेशन क्या थी तुम्हारे लिए? मोटिवेशन एज सच तो कुछ भी नहीं थी उस टाइम पे। ऐसे हालात बहुत खराब थे, रिजेक्ट रिजेक्ट रिजेक्ट। जिसको भी कहूँ वो आगे से मुझे कहता था कि मुश्किल है, वीज़ा आएगा बहुत मुश्किल है। लेकिन मोटिवेशन यहाँ से आई थी कि कंसल्टेंट ने कहा था कि आपका सारा प्रोसेस जैसे हम कर रहे हैं कैरी फॉरवर्ड, तो इंशाल्लाह अच्छी की उम्मीद है। तो उन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया था। उन्होंने जैसे अब मेरे सियालकोट के कंसल्टेंट थे, उन्होंने तो मुझे जाते ही कह दिया कि नहीं होगा ये कुछ। तो लेकिन जब मेरा ऑफर लेटर आया ना, तो मुझे वैसे ही मोटिवेशन मिली, क्योंकि दूसरे कंसल्टेंट्स कह थे आपको ऑफर लेटर भी नहीं आना। और मैंने 3 जगह ऑफर लेटर भेजा भी था और मुझे ऑफर लेटर नहीं था आया, उन्होंने मना कर दिया था।
तो जब वहाँ से ऑफर लेटर आया तो मुझे वही मोटिवेशन हुई कि ऑफर लेटर आ गया तो आगे का प्रोसेस भी करवाते हैं तो अच्छा जाएगा। ठीक है, तुम्हारा एडमिशन हो गया, अप्लाई हो गया, वीज़ा आ गया, फिर उसके बाद तुमने एयरलाइन कौन सी सिलेक्ट करी और उसका क्या प्रोसीजर हुआ, कितने की टिकट पड़ी और कैसे आए, कितने स्टॉप्स कितने थे उसमें? अच्छा, तो मुझे ना, मैंने टिकट ली थी बातिक एयर की। श्रीलंकन एयरलाइन मैं प्रेफर कर रहा था लेकिन मुझे वो उस डेट को मिलनी थी। बातिक मेरे ख्याल में मलेशियन है। बातिक मलेशियन है। तो बातिक मुझे पड़ी थी क्योंकि मेरा उसमें वेट 10 kg मैंने एक्स्ट्रा रखवाया था, तो वो मुझे पड़ी थी 325 की, 3,25,000 की। लेकिन ये था कि वो ना उसके अंदर स्टे बहुत ज़्यादा था उसके अंदर। पहला स्टे था मेरा मलेशिया में, मलेशिया एयरपोर्ट में 9 घंटे का स्टे था मेरा। फिर उसके बाद वो वहाँ से इंडोनेशिया 1.5 घंटे का स्टे था, उन्होंने फ्यूलिंग करनी थी अपनी एयरप्लेन की। फिर इंडोनेशिया से फिर मेलबर्न की थी। तो मैं फ्राइडे को रात को निकला था और मेलबर्न में तुम संडे दो को दिन बाद आए हो? 2 दिन बाद आया हूँ, संडे को मैं पहुंचा हूँ तो इधर। मतलब तुम कहाँ से, इस तरह तो कोई एलॉन मस्क का कोई रॉकेट अगर जुपिटर या मार्स से निकले तो वो भी एक दिन में पहुंच जाते, तुम वो पाकिस्तान से यहाँ आने में तुम्हें 2 दिन लग 2 दिन गए। लग गए बस। तो तुम 9 घंटे तक क्या करते रहे मलेशिया एयरपोर्ट पे? मैं मलेशिया एयरपोर्ट मैंने एक्सप्लोर किया, मैंने पूरा A to Z में घूमा। मुझे वहाँ एक पाकिस्तानी भाई मिल गए थे, वो भी मेरे साथ फ्लाइट में थे। उन्होंने आगे चाइना जाना था, उनका 14 आवर्स का स्टे था मेरे ख्याल एयरपोर्ट पे। में तुम्हें 9 घंटे का तो उन्होंने होटल वोटल ऑफर नहीं करे, ट्रांजिट वीजा देते हैं, क्या चक्कर होता है नहीं उसका? नहीं, 12 घंटे में देते हैं, क्या वो चक्कर है, वो ये भी था बताओ। कि इस तरह था कि अगर मैंने कोई बाहर जाना है या होटल में जाना है ना, तो वो मुझे मलेशिया का वीज़ा लगवाना पड़ना था, ई वीज़ा। और वो मुझे उसकी फ़ीस पे करनी पड़नी थी, लेकिन उसका फ़ायदा ही नहीं था क्योंकि 9 घंटे तो आपको पता, थोड़ा सा अगर कोई एक दिन का स्टे हो फिर बंदा वीज़ा भी ले लेता है। तो ठीक है। मैंने फिर ये एयरपोर्ट के अंदर ही मैंने एक्सप्लोर किया। मैं 2 फ्लोर्स हैं उनके, वो मैंने सारे घूम लिए थे, सारे के सारे। कैसा था, मजा आया? मलेशिया का अच्छा एयरपोर्ट है या इंडोनेशिया का? इंडोनेशिया में तो हम प्लेन से उतरे नहीं थे ना, वो अच्छा, प्लेन में उतरे ही नहीं थे। प्लेन के अंदर ही थे, उन्होंने बस फ्यूलिंग करनी थी और उन्होंने जो कनेक्टिंग फ्लाइट थी वहां से कुछ पैसेंजर्स बैठाने थे बस। तो हम तुम ऑलरेडी प्लेन के अंदर तो थे। तुम बातिक जो एयरलाइन मलेशियन है वो तुम किसी को रेफर करोगे या तुम बोलोगे नहीं यार मज़ा नहीं आया, 3 लाख की इसकी वर्थ नहीं है? मैं यही कहूँगा कि बाकी के मैं रिकमेंड नहीं करूँगा किसी को भी, क्योंकि अब बाकी जो एयरलाइंस है, अगर आपकी फ़्लाइट लंबी है जैसे मलेशिया से मेलबर्न वाली, तो वो आपको पिलोस वगैरह या कंफर्टर्स देते हैं आपको रिलैक्स करने के तो इन्होंने लिए। कुछ भी नहीं दिया तुम्हें? इन्होंने कुछ भी नहीं था दिया, अरे नहीं करो इन्होंने यार, कुछ भी नहीं ये दिया। फुल पीआईए वाला सीन था ये इनका। फुल पीआई वाला सीन था और मेरा इनके साथ एक्सपीरियंस खाना वाना नहीं। बिल्कुल बेकार। इसमें ना खाना आपको ऐड करवाना पड़ता है खुद ही, तो वो मैं करवा के आया था, मतलब एयरलाइन के अंदर वो इंक्लूड नहीं था। मतलब 3,10,000 में खाना भी इंक्लूड नहीं था? नहीं था इंक्लूड। तो यार मैंने जो मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने थाई एयरलाइन कराई थी। थाईलैंड में सिर्फ एक स्टॉप था बैंकॉक में, तकरीबन 2 घंटा 10 मिनट का स्टॉप था। तो वो तो थाईलैंड का जो एयरपोर्ट है बैंकॉक का वो बहुत बड़ा है, मतलब अगर आप ट्रैवल करें तो आपको बहुत ज़माना गुजर जाए। तो 2 घंटे का मेरी टिकट थी तकरीबन 2 से ढाई या 2:10 की थी, या पता नहीं 2 से ढाई तक की थी, या 2:30 की, या 2:15 की थी शायद। तो उसमें एक स्टॉप था। और थाई एयरलाइन बेस्ट एयरलाइन है, उनका खाना, उनका कम, मतलब आप समझे मैं कराची से बैंकॉक मैं लेट के आया था। मतलब वो बड़ा जहाज़ था, तकरीबन 1 सीट 2 सीट 3 सीट, और पूरा जहाज़ खाली था। अब हमने थोड़ी देर तो हमने थोड़ा पहले स्क्रीन की तरफ देखा, शीशे। अच्छा, मेरी फ्लाइट थी रात की, अब रात में तो बाहर देखो तो कुछ नज़र नहीं आया। तो फिर मैंने बोला क्या करूँ, टीवी भी देख लिया कुछ नहीं, फिर मैं बोला चलो सो जाओ। तो मैंने क्या करा, कंफर्टर निकाला, तकिया ले आया, और मैं यूं करके कराची से बैंकॉक में, मतलब आप समझे मैंने तीनों सीट घेर ली थी। प्लेन तो खैर बिल्कुल ही खाली था, कोई भी नहीं था। तो मैं कराची से बैंकॉक में लेट के आया आराम से। उसके बाद जब 2 घंटे 10 मिनट तो यूं गुजर जाते हैं। मतलब अगर आपका स्टे कम है 2 घंटे से तो आपको परेशान होना चाहिए, 2 घंटे का है तो कोई परेशानी नहीं है। क्योंकि जब आप प्लेन से एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल जाएंगे और आप थोड़ा एक्सप्लोर भी करेंगे, जाहिर सी बात है, एयरपोर्ट, बैंकॉक का एयरपोर्ट बहुत खूबसूरत है। मतलब आप वो देखेंगे आपको लगेगा कि किसी मॉल में आ गए हैं। गुची, एलवी और पता नहीं प्राडा, कौन कौन से
बहुत बड़ा, बहुत खूबसूरत है। तो वो मैंने एक्सप्लोर करा। एक घंटे में मुझे कितना, 1 डेढ़ घंटा में बैठा हूँ वहाँ। तो मतलब 1 डेढ़ घंटा कुछ पता नहीं चला। फिर वहाँ से बैंकॉक से जो मेलबर्न फिर मैं आया, तो वो भी तकरीबन कितने घंटे के, 2 घंटा मेरी फ्लाइट थी तकरीबन। टोटल फ्लाइट है कितनी, 18 घंटे की फ्लाइट है, 14 घंटे की मेरी फ्लाइट है। अगर नहीं, पाकिस्तान से इधर 17 घंटे। 17 घंटे की ना, तो 2 लगा लें आप, क्योंकि मैं उड़ा था, मैं रात के 9 बजे उड़ा था और फिर मैं अगले दिन यहाँ पे 8 बजे पहुँचा हूँ। तो थाई एयरलाइन जो है वो कम पैसों में, जैसे इन भाई ने, मतलब इसके और मेरे आने में तकरीबन 7-8 महीने का, मतलब नहीं, ये वाला भी पीक सीजन चल रहा है, ये इस वजह से भी शायद महंगा है। लेकिन जनवरी भी तो पीक, जनवरी फरवरी भी तो पीक होता है। पीक होता है। जनवरी फरवरी पीक है ना, ये नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी। बिल्कुल। तो भाई बातिक जो है ये भाई रिकमेंड नहीं करेंगे, लेकिन मैं थाई रिकमेंड करूंगा, क्योंकि थाई बहुत बेहतरीन है। क्योंकि उनका लेआउट कम है, सिर्फ एक स्टॉप है, पैसे कम है, और उनकी सर्विस अच्छी लगी मुझे। क्योंकि आप थोड़े पैसे बचाने के चक्कर में आप 2 स्टॉप रखेंगे तो आप बिल्कुल थकन के मारे आप बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, मतलब अगर आप समझेंगे ना। क्योंकि ये भाई बता नहीं पा रहे, 9 घंटे का स्टे बहुत होता है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि 2 घंटे मैंने गुजारे, क्योंकि आप वहाँ किसी को जानते नहीं हो, कुछ नहीं हो, आप वैसे ही थक जाते हो प्लेन में बैठे बैठे। अगर आप 5-6 घंटे, अगर हम दोनों ऐसे ही बैठे हैं 5-6 घंटे, और आप प्लेन में, आप तो कहीं जा नहीं सकते ना, आप क्या करोगे? आप यूं बैठे हो 5-6 घंटे, आप कर लो, मोबाइल आप चला नहीं सकते, टीवी आप कितना देखोगे? मेरी तो चलो आने और जाने वाली, मतलब कराची से बैंकॉक और बैंकॉक से मेलबर्न, मैंने विंडो सीट कराई हुई थी। आप सोचें, मैं तब थक गया था। मैं, मतलब आप कितना बार देखोगे, मतलब मैं पागल हो गया था। तो भाई 2 स्टॉप पैसे बचाने के चक्कर में नहीं रहे आप, सिर्फ एक स्टॉप रखें जो आपको, और अगर एक स्टॉप ना हो तो वो बेहतर है। मतलब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है पाकिस्तान से, क्योंकि बहुत सारी एयरलाइन जो है वो डायरेक्ट ऑपरेट नहीं करती हैं, तो आपको उसका एक स्टॉप तो मस्ट ही मस्ट है। क्योंकि वो थाई थी तो उसने बैंकॉक में स्टे करा, इसकी बातिक थी तो इसके मलेशिया स्टे करा। अगर आप एमिरेट्स लेंगे, इत्तेहाद लेंगे, तो वो दुबई में स्टे करेगी। सही है। तो ये सीन। अच्छा मुझे ये बताओ कि इमिग्रेशन में तुम्हारे साथ क्या सीन हुआ? सुना तुम्हारी बड़ी खातिरदारी करी कि सियालकोट से चाय वाय पिलाई, क्या क्या सीन हुआ? उन्होंने ये था कि मुझे रोक लिया उन्होंने। ठीक तो है। 15 से 20 मिनट उन्होंने मुझसे सवाल जवाब किए सारे, और सवाल भी बड़े टेक्निकल किए उन्होंने। अच्छा। उन्होंने बस हर क्वेश्चन में ना एक स्पेसिफिक डेट पूछी। हम्म। उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने अपना जो एडमिशन है कॉलेज में कब भेजा, किस डेट को भेजा, ठीक है। आपने आपका ऑफर लेटर किस डेट को आया, आपने फीस किस डेट को जमा करवाई, ठीक है। आपकी सीओई किस डेट को जनरेट हुई, और उसके बाद वो मतलब सारे उन्होंने डेट, आपने अपनी पाकिस्तान से यहाँ टिकट किस डेट को बुक करवाई, और उसके बाद उन्होंने कोर्स के बारे में पूछा, कोर्स का नाम, कॉलेज का नाम, सीओई दिखाई, उनको सीओई मांग रहे थे कि अपनी सीओई दिखाएं। मतलब उन्होंने ना सारे मुझसे टेक्निकल चीज़ें पूछी, लेकिन ये था कि आपने लेकिन कभी वो एक टेक्निकल चीज मिस कर गए, उन्होंने ये नहीं पूछा आप पैदा कब हुए थे, कहाँ पैदा हुए थे आप, ये पूछा वो रह नहीं। गया था, वो रह गया ना? रह गया था। ये मतलब उन्होंने ये, उसके अलावा सारा कुछ पूछ लिया। उसके अलावा सारा पूछ लिया। आप पैदा कब हुए थे, आपका नाम, आपके अब्बू का नाम, आप किस शहर में रहते हैं, घर का पता, ये नहीं पूछा, ये नहीं पूछा। और बाकी सारी चीजें पूछ ली। बिल्कुल। तो अब मुझे ये बताओ कि तुम्हारा खर्चा कितना हुआ? मतलब जो देख रहा है उसने, देखो उसने कंसल्टेंट भी ढूंढ लिया, एयरलाइन भी ढूंढ ली, उसने उसने ये भी ढूंढ लिया कि भाई लेआउट एक जगह कराना है, एक स्टॉप होना चाहिए, उसने तुम्हारी एजुकेशन पीटी कैसे करने। अब ये बताओ खर्चा कितना हुआ? मेरा सारा कुछ जो मिला के खर्चा आया ना, वो मेरा आया है 4 मिलियन का। इसमें क्या क्या इंक्लूड है? इसमें कंसल्टेंट की फीस इंक्लूड है, उसके बाद इसमें मेरा वो मेडिकल इंक्लूड है, मेरी इंश्योरेंस इंक्लूड है, मेरी जो कॉलेज की फ़ीस इंक्लूड है, मेरी वीज़ा फ़ीस इंक्लूड है, और उसके बाद सारा कुछ, मेरी टिकट, सारा कुछ एक एक चीज़ इसमें इंक्लूड है, और जो मेरे सारे एक्सपेंसेस हुए हैं ये सारे मिला के इसी तरह के सारे इंक्लूडेड हैं। मतलब अगर कोई कॉलेज के बाद, तुमने अभी कॉलेज करा है ना कंप्लीट, हम्म। अगर कोई कॉलेज के बाद अगर कोई सोच रहा है, तो उसके बाद 4 मिलियन का उसके पास जो है बजट होना चाहिए। 4 मिलियन का बजट होना चाहिए, क्योंकि अब आपको पता है कि वीज़ा फ़ी इंक्रीज हो गई हुई है। वो मेरे ख्याल में कितने हो, 3.5 लाख हो पहले गए? पहले थी $720, 720। और अब होगी हुई है $1450। तो कितने हो, 3.5 लाख? सॉरी, $1620, डबल से ऊपर हो गई पाकिस्तानी है। कितने बन गए? पाकिस्तानी बन गए 3,55,000।
3,50,000। अच्छा, मैंने भेजी थी तकरीबन उसकी डबल हो गई ना? डबल से भी थोड़ी ऊपर होगी, डबल से भी ऊपर हो गई। क्योंकि पहले 720 थी तो वो बनता था 140, 1,40,000, हाँ, क्योंकि जब मैंने 145। मैंने जब वो पे करी थी तो अराउंड यही थी, 1.5 से कम, 1,40,000 और 1.5 से यस, के। अब उन्होंने 3.5 से भी आप क्रॉस कर। 3.5 लाख क्रॉस हो गई। अगर आप फाइलर हो तो हम्म। 3.5 लाख, अगर आप नॉन फाइलर हो तो 3,80,000। ओके, तो अब मुझे ये बताओ कि इसके बाद तुमने डॉक्यूमेंट्स में और क्या क्या शो कराया, मतलब बैंक स्टेटमेंट कितनी शो कराई, उसमें मंथली इनकम कितनी शो कराई, मुझे ये बताओ। और क्या क्या होम टाइज में तुमने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दिए अपने? मैंने होम टाइज में अपनी जीटी में अपने बिजनेस शो करवाए थे, अपनी प्रॉपर्टी शो करवाई थी। जीटी डॉक्यूमेंट वो तो कंपलसरी होता है ऑस्ट्रेलिया के लिए। और उसके जीटी डॉक्यूमेंट बताओ, जीटी डॉक्यूमेंट्स होते क्या हैं, जीटी जिनको ना पता हो। जीटी डॉक्यूमेंट वो होता है कि ना, उसमें एक पर्टिकुलर इनकम होती है, आपने उसमें बताना होता है कि आपकी मंथली इतनी इनकम जनरेट हो रही है और किधर किधर से हो रही है। उसमें आप अपना बिजनेस, अपनी रेंटेड प्रॉपर्टीज, और आप अपना, और जो आपके कमर्शियल या आपकी ज़मीन वगैरह कोई, वो आप शो करवा के ना अपनी वो स्पेसिफिक इनकम उनको बताते हो कि मंथली मेरी इतनी इनकम पक्की आ रही है इन जगहों से मिला के। तो ये डॉक्यूमेंट है जो टाइम टेकिंग होता है, जो जिसमें थोड़ा टाइम लग गया था बनाने में। मुझे ये बनाने में 1 महीना लग गया था पूरा करते करते ना इसको। तो ये चीज़ है। तो और मतलब मंथली इनकम कितनी होनी चाहिए, एक एक अच्छी प्रोफाइल कैसे बनेगी, कितनी होनी चाहिए मंथली इनकम? मंथली इनकम आपकी इस तरह होना चाहिए कि वो जो आप ऑस्ट्रेलियन डॉलर में ना, वो 45 से 50,000 डॉलर बन रहे होते हैं मंथली, वो आपने शो करवानी पाकिस्तानी होती है। कितने बन गए? पाकिस्तानी, वो पाकिस्तानी अब हर चीज़ का अलग अलग होता है। जैसे आपने प्रॉपर्टी शो करवाई 12 लैक्स की, उसके बाद आप अपना बिजनेस शो करवाया 25 लैक्स का, ठीक है, मंथली। इस तरह वो मंथली कर करके तो मेरे ख्याल से वो बनती है कोई 70 to 80 लैक्स की बनती है आपकी मंथली, जो आपकी वो आ रही होती है इतनी। और तुम्हारी बैंक स्टेटमेंट कितनी थी? बैंक स्टेटमेंट तो मेरी रिकमेंडेड थी, क्योंकि वो लगनी थी, क्योंकि लेवल 2 था कॉलेज, तो वो मैंने रखी थी अच्छा, 7। तुम्हारा लेवल 2 कॉलेज था, लेवल 1 भी नहीं था? नहीं, लेवल 2 था मेरा। तो यार ये तो मौजा है, मतलब एक तो यूनिवर्सिटी के वीजे नहीं आ रहे, ठीक है, ऊपर से इसने करा कॉलेज में अप्लाई, उसमें कॉलेज भी कौन सा 1 नहीं 2, और उसके बाद भी तुम्हारा वीजा आ गया। क्योंकि कॉलेज 1 में तो वो बैंक स्टेटमेंट चाहिए ही नहीं थी, लेवल 1 के कॉलेज में। तो लेवल 2 में बैंक स्टेटमेंट चाहिए, तो वो मैंने रखी थी 7.6 मिलियन की ना, वो मैंने बैंक स्टेटमेंट रखी थी। मैंने वीज़ा फाइल करने से 2-2.5 महीने पहले की बैंक स्टेटमेंट लगा दी हुई थी। वीज़ा फाइल करने तक वो 3 महीने पुरानी हो गई, और वीज़ा फाइल कर दिया। फिर उसके भी वीज़ा मैंने फाइल किया था जुलाई में, 10th जुलाई, और मेरा वीज़ा आया था 1 अक्टूबर को। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि तुम्हारा ये टोटल प्रोसीजर में कितना टाइम लगा, मतलब? अच्छा, तो मैंने अपना ये प्रोसेस शुरू करवाया था मार्च में, ठीक है। और पहले मेरा आया था जुलाई इनटेक, लेकिन वो वीज़ा फाइल नहीं था किया हुआ, डॉक्यूमेंट्स पूरे जीटी की वजह से, स्पेसिफिकली जीटी में टाइम लग रहा था, जिसकी वजह से फिर मेरा डेफर हो गया सितंबर अक्टूबर इनटेक में। तो मैं जीटी बताता हूँ, थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ जीटी होता क्या है। जब आप कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में जब आप अप्लाई करते हैं तो उसमें जीटी होता है कि वो आपके एडमिशन ऑफर लेटर देने से पहले आपसे सारे डॉक्यूमेंट्स लेते हैं कि आपकी मंथली इनकम कितनी है, आपके एजुकेशन के सारी चीज़ें लेते हैं कि आपने इंटर्नशिप की है, जॉब की है, उसका बैंक स्टेटमेंट, जॉब करी है तो आपकी उसकी जो सैलरी जो है वो बैंक में आनी चाहिए, आपने इंटर्नशिप करा है वो लेटर, बैंक स्टेटमेंट, आपकी आपकी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स के भाई आपका अपना घर है क्या है क्या नहीं, क्योंकि फाइनेंशियली सब कुछ है आपके पास, आपका मंथली इनकम आपकी स्ट्रांग है, आपके पास बैंक स्टेटमेंट है, तो इसको कहते हैं पहले था जीएस, पहले जीटी ही था मेरे ख्याल में। अब जीटी इन्होंने था। थोड़ा चेंज कर दिया, जीएसटी और जीटी सेम चीज़ है, बस अब इन्होंने जीटीई कर दिया, पहले जीएसटी था, या मतलब आगे पीछे कुछ था। तो ये यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स देखें सबसे पहले होती है, क्योंकि आपको वीज़ा तभी मिलेगा, आप क्या करने आ रहे हैं, आप पढ़ने आ रहे हैं, तो आपके पास ऑफर लेटर होगा तो आप वीज़ा अप्लाई करो। तो ये वीज़ा अप्लाई करने से पहले की चीज़ें कि आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स देंगे तो यूनिवर्सिटी आपका इंटरव्यू भी, तुम्हारा इंटरव्यू हुआ था नहीं। कॉलेज का? नॉर्मली होता है, जैसे अगर आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो वो आपसे इंटरव्यू, जैसे मेरा इंटरव्यू हुआ था जूम पे, मेरा इंटरव्यू हुआ था, उसने सारे सवाल पूछे थे कि भाई क्या है क्या नहीं है आपके, जो जो मैंने डॉक्यूमेंट दिए थे उससे रिलेटिव ने सारी चीज़ें पूछी थी। इसका तो खैर नहीं हुआ, इसका कॉलेज था, मेरी यूनिवर्सिटी थी। तो
ये होता है जीटी। तो मतलब ये प्रोसीजर कोई इतना इजी नहीं है कि आप बोलें कि बस अभी मैंने वीडियो देख ली और बस अब मैं कल अप्लाई करूँगा। इसके लिए आपको पूरी प्लानिंग चाहिए, पूरी सारी चीज़ें चाहिए कि भाई आपके पास ये सारी डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, आप ये सब कैपेबिलिटी है आपके अंदर इतना पेशेंस है कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप कल आपका रिजेक्ट हो गया तो आप क्या करेंगे आप। तो ये आपके अंदर दम होना चाहिए। और ये बताओ, तुम्हारे अभी 3-4 दिन हुए, तो 3-4 दिन का बताओ एक्सपीरियंस बताओ कि कैसा महसूस कर रहे हो यहाँ की खुली फिजा में। सियालकोट और यहाँ में क्या डिफरेंस फील कर रहे हो तुम? डिफरेंस तो ये है कि अब जैसे मैं बाहर गया हूँ और मैंने रोड्स वगैरह देखे हैं, मैंने घूमा फिरा हूँ, तो रोड्स यहाँ बिल्कुल साफ़ हैं, साफ़ सुथरे हैं बिल्कुल। एक चीज़ भी आपको रोड के ऊपर नहीं आएगी नज़र। और यहाँ की जो हवा है ना, वो बहुत रिफ्रेशिंग है, बिल्कुल भी पोल्यूशन नहीं है इधर। और मुझे तो वैसे भी ठंडी ठंडी हवा पसंद है। ओके। तो मुझे ये इसका वेदर और इसका एटमॉस्फेयर, इन्वायरमेंट अच्छा लगा, काफ़ी बहुत अच्छा लगा। तो तुम मतलब रिकमेंड करोगे यहाँ पे आने का? मतलब तुम्हें तो अभी 2-3 दिन हुए, तुम्हें तो अभी पता चलेगा कि अच्छा मुझे ये बताओ कि चलो यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, वीज़ा लग गया, सारी चीज़ें हो गई, यहाँ आने के बाद तुमने लाइसेंस बनवाया। लाइसेंस के बारे में बताओ कि लाइसेंस का क्या चक्कर है यहाँ पे? नहीं, मेरा अभी नहीं बना लाइसेंस तो नहीं, मेरा जो पाकिस्तानी लाइसेंस है ना, वो वीज़ा आने के बाद मैं उसको इंटरनेशनल करवा के आया था इधर। इंटरनेशनल करा के। चलो फिर ये जो लाइसेंस वाले वीडियो बहुत बड़ी हो गई, तकरीबन आधा घंटे की हो गई। तो लाइसेंस अगर कोई आना चाह रहा है, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, अगर कोई आना चाह रहा है तो लाइसेंस मस्ट लेके आए। अगर नहीं बना है तो बना ले। अगर पुराना है, 3 साल पुराना यहाँ पे मस्ट है, क्योंकि उसके बाद फिर आप अप्लाई करते हैं यहाँ के विक्टोरिया के लाइसेंस के लिए। लेकिन अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप फंस जाएंगे, आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। लाइसेंस लाजमी होना चाहिए, और 1 नंबर लाइसेंस होना चाहिए। ये नहीं कि आपने फ़ोटो कॉपी की दुकान पे गए, उसने बोला चलो भाई टाइप कर दो, एलिस्ट्रेटर पे आपने बना लिया। लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। और ये थी आज की वीडियो। ये हमारे यहाँ था भाई सियालकोट से, और मैं कहाँ से हूँ? आप कराची से? मैं कराची से हूँ। यो तो भाई ये थी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और बताएं कि अगर आपको कमेंट में मुझे बताएं कि अगर आपको कोई सवाल है तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो भी हम बना लेंगे तुम्हारे साथ, ताकि अगर कुछ चीज़ें हो सकते हैं रह गई हूँ और किसी के जहन में कोई सवाल हो तो नेक्स्ट वीडियो उस पर बना लेंगे। तो इस वीडियो को लाजमी लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, कमेंट लाजमी करें, ताकि जो आने वाले जो लोग हैं वो जिन मुश्किलात से ये फंसा है। मुश्किल तो मैं कहाँ हूँ? मुश्किल मुझे जीटी में आई थी, जीटी बनाने में आई थी। और उसके बाद ऐसा कोई मुश्किल नहीं आई, उसके बाद बस सब्र ही था। तो भाई सब्र बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मेरे अपने केस में तकरीबन 3-4 महीने तो यूनिवर्सिटी खेलने में लग गई थी कि भाई वो ऑफर लेटर दे रहे हैं, स्कॉलरशिप दे रहे हैं। हम थोड़े वो थे, हमने बोला चलो यार स्कॉलरशिप तो दें। 3 जीपीए थी हमारी, हमने बोला थोड़ी बहुत, लेकिन यूनिवर्सिटी बोले नहीं भाई हम स्कॉलरशिप नहीं दे रहे। तो उसके बाद 2-3 महीने तो उसमें लग गए। हमने बोला चलो नहीं दे रही स्कॉलरशिप, नहीं हम पूरी फुल फीस दे के आएंगे, हम कोई टेंशन नहीं, हम गरीब नहीं है, हम पूरी फीस दे देंगे। 3 महीने उसमें लग गए। उसके बाद 4-5 महीने हमारे उसमें लग गए वीज़े में, क्योंकि नॉर्मली जो है मेरे ख्याल में 1 महीने में वीज़ा आ जाता है। तुम्हारा कितने टाइम में वीज़ा? 4-5 महीने? मेरा ये 3 महीने बाद। यार ये आजकल 1-2 साल से ना बड़ा ही चक्कर चल रहा है। 4-4, 5-5 महीने लोग लगा देते हैं, उसके बाद भी रिजेक्ट करते हैं। लेकिन जो पहले जो इनको बहुत फास्ट प्रोसेस, तकरीबन महीने 15-20 दिन में ये फारिग कर देते। देना है तो दे देते, नहीं देना तो नहीं दे देते। लेकिन आजकल ये 4-4, 5-5 महीने लगा रहे हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इस उम्मीद के साथ फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इनको ना मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप पंजाब वाली साइड से और आपने अपना मेडिकल करना बायोमेट्रिक बुक किया है ना आपने, तो आप कोशिश कीजिएगा आप इस्लामाबाद से बिल्कुल बुक ना करें, क्योंकि इस्लामाबाद ऑस्ट्रेलिया का सिर्फ एक ही काउंटर है। और मैं सुबह 8 बजे गया था और शाम को 6 बजे मेरी बारी आई थी। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, अगर आपने बायोमेट्रिक करवाना है तो आप कराची से जाके करवाएं, उधर ज़्यादा काउंटर्स हैं। ये तो चीज़ तो रह ही गई। वीएफएक्स की बात करो, जेरिस की बात करो, किसकी जेडिस की बात कर रहा हूँ। तो पंजाब वाला कराची में आके करा लेगा? करवा लेगा। मेरे दोस्त ने कैनेडा कराची से करवाया था और वो 5 मिनट में फारिग हो गया था। और मैं सुबह 8 बजे गया, शाम को 6 बजे फारिग हुआ। ओहो, ये एक चीज़ मैंने भी मिस कर दी कि यार, अच्छा जब आप वीज़ा फाइल करते हैं तो आपका बायोमेट्रिक होता है, सही है, बायोमेट्रिक होता है। उसमें आपकी पिक्चर्स लेते हैं,
मतलब आपकी एक फुल फेस की पिक्चर लेते हैं, आपके फिंगरप्रिंट्स लेते हैं, और वीएफएक्स जेरी ये कराची में जो है गिजरी के पास है। तो कराची में तो मेरे ख्याल में अपॉइंटमेंट का ऐसा कुछ चक्कर नहीं था, लेकिन पंजाब वाला ये बोला ये तुम्हें अच्छा वो पॉइंट बताया। मैं इस्लामाबाद गया था ना, तो ऑस्ट्रेलिया का वहाँ एक ही काउंटर था, तो मुझे 10-11 घंटे वहाँ लग गए। और वहाँ जो ऑस्ट्रेलिया वालों की वेटिंग थी वो भी बिल्कुल खराब, कोई पंखा नहीं था उधर। और जेरीज का बता रहे हो? जेरिस की उन्होंने बेसमेंट के अंदर ऑस्ट्रेलिया वालों का बनाया हुआ था ना, वहाँ पंखे थे ना, और सीट्स भी लिमिटेड थी, तो खड़ा होना पड़ा था फिर, और बड़ी देर बाद जाके फिर बारी आई थी। मतलब ये सारे प्रोसीजर में तुम्हें जेरीज में सबसे ज्यादा दुख और तकलीफ का सामना करना पड़ा। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। चले भाई, ये थी आज की हमारी स्टोरी अता भाई के साथ। अगर आपका कोई भी सवाल हो, कुछ भी हो, तो इसमें आप नीचे कमेंट में आप मुझे बताएं। फेसबुक पे भी हमारा एक पेज है ऑसी भाई लोग के नाम से, AUSSIEBHAILOG। उसमें मेरी डीपी लगी हुई, कार्रवाई मेरी है, तो वहाँ पे भी मैं कुछ वीडियोस, कुछ फ़नी वीडियोस, कुछ यहाँ से रिलेटेड कुछ भी ऐसी शॉर्ट वीडियो में डालता रहता हूँ। और बाकी ये तो यूट्यूब चैनल है, इसमें हम अता भाई के साथ इन फ्यूचर भी वीडियो बनाएंगे कि आजकल के हालात कैसे चल रहे हैं। अगर अता भाई का कोई दोस्त आया या मेरा कोई दोस्त आया या किसी ने प्रोसेस स्टार्ट करा हो, तो करंट अपडेट में हम आपको देंगे। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।